ईरान का रूस के साथ में मिलकर के बड़ा प्लान, बड़ी तैयारी वो सामने आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री इस वक्त में रूस में पहुंच चुके हैं और मॉस्को में उनका किस तरीके से स्वागत हो रहा है और पुतिन के साथ में जब मुलाकात होगी तो उसके बाद में जो संकेत निकल करके सामने आएंगे, बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। ईरान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। अब ऐसा कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और इजराइल का जग जाहिर क्रूर चेहरा वो सामने आया है। ऐसा क्रूर चेहरा सामने आया जिसका मैंने कई बार पहले भी जिक्र किया है। लेबनान के अंदर किस तरीके की क्रूरता इजराइल की तरफ से दिखाई जा रही है, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक चर्च में बाकायदा यहूदियों की, इजराइल के लोगों की हरकतों को, नापाक हरकतों को कैप्चर करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया और वहां पर जिस तरह की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, नेतन्याहू वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। मत भूलिए कि उनके एक सैनिक ने पिछले हफ्ते ही यीशु मसीह की तस्वीर को किस तरीके से तोड़ा था, उस पर हथौड़े से प्रहार किया था। और अब जो है वो इनका चेहरा सामने आ रहा है कि कैसे ये चर्चों के अंदर थूक रहे हैं। थूक जिहाद, इनका असली थूक जिहाद वो दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अपडेट वो हैं हमारे पास में और एक एक करके मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। सबसे पहले रूस को लेकर के जो प्लान है उसको जरा समझ लीजिए। देखिए, रूस वो तय करेगा या रूस से बातचीत के बाद में तस्वीर साफ हो पाएगी कि इस जंग का आगे का रुख क्या होने वाला है। रूस और चाइना वो दो ऐसे मुल्क हैं जिन पर पर्दे के पीछे ईरान काफी हद तक डिपेंडेंट था। टेक्नोलॉजी के मामले में, लोकेशन के मामले में, या सैटेलाइट इमेज के मामले में, इंफॉर्मेशन के मामले में ईरान वो रसिया और चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था काफी हद तक। और अब जो है ये तस्वीरें देखिए आप, अब्बास अरागची वो रूस में पहुंचे हैं तो रूस में उनका किस तरीके से स्वागत हुआ है, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और इसके बाद में अब उम्मीद जो जताई जा रही है रसिया के जरिए, उसको जरा समझिए। ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में अब्बास अरागची वो पहुंचे और इस्लामाबाद से फिर वो ओमान गए, ओमान के सुल्तान से मिले और ओमान के सुल्तान से मिलकर के वापस वो इस्लामाबाद में आए और फिर उसके बाद में वो मॉस्को में, रूस में चले गए। अभी भी एक कड़ी जो है इसमें वाकई, और वो है चाइना। चाइना की यात्रा अभी नहीं हो रही है, लेकिन मोटे तौर पर एक तस्वीर वो ड्रॉ कर दी जा रही है और रशिया की इस यात्रा के बाद में तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस जंग का आगे क्या होने वाला है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर ईरान बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के साथ में जो बातचीत हुई, पाकिस्तान ने उसको अमेरिका में भेजा। फिर उसके बाद में अब्बास अरागची वो आए और आकर के उन्होंने ओमान में, ओमान के सुल्तान से बात की और वहाँ पर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को लेकर के बात हुई, उसके कर को लेकर के बात हुई, जो टोल टैक्स लगाना है उसको लेकर के बात हुई। क्योंकि आपको याद होगा ओमान ने मना कर दिया था कि हम किसी प्रकार का टोल टैक्स लगाने में उसमें शामिल नहीं होंगे। जब वहां पर वो बातें हो गई, उसके बाद में फिर से वो इस्लामाबाद गए। इस्लामाबाद से अब वो पुतिन के पास में चले गए। देखिए, पुतिन, रसिया वो आज भी एक सुपर पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूक्रेन के साथ युद्ध की वजह से उसका काफी नुकसान हुआ है, जिस तरीके से अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं उसकी वजह से नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी बड़ी ताकत है। और रसिया और चाइना के साथ में मिलकर के ही ईरान कोई आखिरी फैसला लेगा, या आप मान करके चलिए। अब रसिया के साथ में जो बात होगी उसमें मुझे लगता है कि बात यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर के होगी। ओमान में जो बात हुई है वो होर्मुज को लेकर के बात हुई है। पाकिस्तान में जो बात हुई है वो होर्मुज को लेकर के बात हुई है। लेकिन यूरेनियम को लेकर के आखिरी जो कॉल है वो वहां की बैठक में लिया जाएगा और उसके बाद में अब्बास अरागची वो मुस्तफा खामेनेई से मिलेंगे। वो ईरान का, ओमान का, पाकिस्तान का, इन सब का मैसेज देंगे और उसके बाद में तस्वीर साफ हो पाएगी। यानी जो आगे अगले हफ्ते में या इस हफ्ते के आखिरी में, इस हफ्ते के एंड में, शनिवार इतवार को जो होना है या उससे आगे जो होना है, उसकी एक रूपरेखा सामने आ जाएगी।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका की ज़्यादा मांगों की वजह से पाकिस्तान में वार्ता सफल नहीं हो पाई। उन्होंने यह बात रूस पहुंचने के बाद स्थानीय पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने अभी भी हॉर्मुज को बंद कर रखा हुआ है और उनके मुताबिक इस अहम समुद्री रास्ते से सुरक्षित आवाजाही सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुद्दा है। अब पाकिस्तान को यहाँ पर जो है वो ईरान बीच में रख करके कह रहा है कि भैया जो बातचीत सफल नहीं हो पाई उसके पीछे अमेरिका की मांगे हैं। लेकिन इससे भी 4 कदम आगे जा करके ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई उनका बयान सामने आया और 4 कदम आगे जाकर के इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दोस्त जरूर है लेकिन वह बातचीत में बीच का सही पक्ष मध्यस्थ नहीं बन सकता है। पाकिस्तान अक्सर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के हितों का ध्यान रखता है, उनके खिलाफ कुछ नहीं करता है, इसीलिए वह निष्पक्ष नहीं माना जा सकता है। एक सही मध्यस्थ वही होता है जो दोनों पक्षों के बीच निष्पक्ष रहे, न कि एक ही पक्ष की तरफ झुका रहे। अब ये बात तो जग जाहिर है और पूरी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ने क्यों चुना है और पाकिस्तान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ क्यों झुकेंगे। जिस भी वक्त में बात होगी कि अगर पाकिस्तान को अपनी लॉयल्टी साबित करनी है वो ईरान की तरफ जाएगा या फिर अमेरिका की तरफ जाएगा, पूरी दुनिया जानती है। और इसीलिए जो उनको पाकिस्तान को जो है थोड़ा टाइट किया जा रहा है कि भैया मध्यस्थ हो तो मध्यस्थ के तरीके से रहो वरना छोड़ दो। ये वेन्यू बनाने का काम कहीं और कर लेंगे हम लोग, और पाकिस्तान एक वेन्यू भर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। ये बात सही है कि आसिम मुनीर उनके ताल्लुकात जिस तरीके से ईरानी IRGC के बीच में रहे उससे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलता है, लेकिन वो आज के वक्त में उतने ही अमेरिका के करीबी भी हैं। यानी कोई आदमी हमारा बहुत करीबी था उसकी वजह से हमसे बात कर रहा है, लेकिन वो आदमी आज दुश्मन का भी बहुत करीबी है और इसलिए वो दुश्मन से ज़्यादा आज कनेक्टेड है और ये बात आज हमारे मन में खटक रही है। अब मैं आपको इजराइल का क्रूर चेहरा दिखाता हूं। सबसे पहले तो ये तस्वीर देखिए आप जरा, ये लेबनान की तस्वीर है। लेबनान की तस्वीर है और कई बार मैंने इस बात को कहा है और ये कोई पहली और आखिरी तस्वीर नहीं है। इसी तरह की तस्वीरें पहले भी सामने आई थी। लेबनान के अंदर गांव के गांव उजाड़ रहा है इजराइल। गांव के गांव में बारूद लगा करके पूरे पूरे गांव को जो है वो खंडर बना रहा है इजराइल, क्योंकि ऊपर से बम डाल करके घरों को तबाह करना, नष्ट करना वो महंगा काम होता है और नीचे जा करके अपनी फोर्स को भेज करके, अपने सैनिकों को भेज करके और बारूद लगा करके घरों को तहस नहस करना वो आसान काम होता है, उसमें कम खर्चा आता है। बस उसमें रिस्क यही है कि अगर कहीं पर कोई छिपा हुआ होगा तो उसके बाद में वो इजरायली सैनिक जो वहां पर गए होंगे बारूद बिछाने के लिए वो बारूद बन जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो मिट्टी बन जाएंगे। लेकिन अगर वहां पर कोई नहीं है, आपने डरा करके धमका करके लोगों को भगा दिया है, तो फिर ये कम खर्चीले वाला काम होता है। आप जाएंगे और जा करके जो मकानों के अंदर जो वीक पॉइंट्स होते हैं वहां पर जा करके बारूद लगाई जाती है और एक बटन से पूरा गांव ढेर कर दिया जाता है। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अवैध बिल्डिंगें होती हैं, उन बिल्डिंगों में जा करके अलग अलग पॉइंट्स पर बारूद जो लगाया जाता है और उसके बाद में जब उसको बिल्डिंग को उड़ाया जाता है तो चंद सेकंड के अंदर पूरी बिल्डिंग धड़ाम हो जाती है। जैसे आपने नोएडा के अंदर बहुत सारे टावर देखे होंगे, अवैध तरीके से जो टावर खड़े कर दिए जाते हैं, कोर्ट उनको ऑर्डर दे करके उनको ध्वस्त करवाता है, तो इसी तरीके से होता है वो भी। अब ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि कल को लेबनान के लोग जब वापस आएंगे भी तो उनको यहां कुछ नहीं मिलेगा, उनको खंडर मिलेंगे और वो खंडरों में क्या रहेंगे, फिर वो छोड़ करके चले जाएंगे इन गांवों को और ये बफर जोन बन जाएगा। फिर धीरे धीरे इजराइल इस पर कब्जा कर लेगा। ये क्रूरता है और इस वक्त में बहुत बड़ी संख्या में लेबनान के लोग वो सड़कों पर रह रहे हैं। मैं कल कुछ तस्वीरें देख रहा था, जैसे हमने देखा था किसान आंदोलन के समय पर दिल्ली के बॉर्डर्स पर कई कई किलोमीटर लंबी लाइनें सड़कों के ऊपर लगी हुई थी। लोगों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अंदर टेंट बना करके और वहां पर रहना खाना शुरू कर दिया था। सेम उसी तर्ज पर लेबनान के अंदर इस वक्त में सड़कों के ऊपर जहां पर इजराइल की मिसाइलें नहीं पहुंच रही है वहां पर जो अपने टेंट लगा करके रहना शुरू कर दिया है।
छोटे छोटे बच्चे हैं, वो वहीं टेंटों के अंदर रह रहे हैं, वहीं पर खाना पीना नहाना वहीं पर होता है। आप सोचिए, गर्भवती महिलाएं भी उसमें होंगी, बुजुर्ग लोग भी उसमें होंगे, चोटिल घायल लोग वो भी उसमें होंगे। किस तरीके से उनका उपचार हो रहा होगा, कैसे उनका खान पीन हो रहा होगा, कि कितना क्रूर चेहरा है इजराइल का। अब मैं आपको दूसरा चेहरा दिखाता हूं, जरा ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर निकल करके सामने आई है इजराइल से ही, और इजराइल के अंदर जो चर्च है, उन चर्चों में किस तरीके से इजराइल के लोग थूक थूक करके जा रहे हैं। यहूदी वो ईसाइयों के चर्चों में कैसे थूक थूक करके जा रहे हैं, ये इस सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैप्चर हुआ है। और वहाँ के जो इजराइल के ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने चर्चों में इस तरह के कैमरे लगाए ताकि इनकी असली हरकत, इनकी असली करतूत, काली करतूत तो सबके सामने आ सके। जब एक सैनिक ने यीशु मसीह का सिर वो हथौड़े से अलग कर दिया था, तब जो है वो नेतन्याहू ने कहा था कि ये पूरे इजराइल की भावना नहीं है, और हम जो है वो ईसाइयों का, यीशु मसीह का हम सम्मान करते हैं। और फिर बाद में आया कि उस सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल वो एक आदमी की सोच नहीं थी। अब आप बताइए कि कहीं कोई आदमी अगर नफरत करता है तो कहीं सचिन से नफरत कर सकता है, सुलेमान से नफरत कर सकता है, सुमित से कर सकता है, शौकीन से कर सकता है, लेकिन पूरी कौम से जो नफरत करे, या पूरी कौम के लिए जहां पर नफरत हो, तो नफरत एक जगह पर नहीं मिलेगी आपको। वो फिर नफरत आपको पूरे इलाके में, पूरे रिजीम में आपको जो देखने को मिलेगी। और वही इस वक्त में जो है वो इजराइल कर रहा है। इजराइल के अंदर जो नफरत है, मैंने आपको कई बार बताया है कि हिजबुल्लाह से जो ईसाई है वो प्रेम करते हैं। वो कहते हैं कि जब जब हमारे ऊपर हमला होता है, तब तब लेबनान की सरकार हमें नहीं बचाती, हमें हिजबुल्लाह बचाता है। इजरायली हमले से हमें हिजबुल्लाह बचाता है। हमारे चर्चों को अगर कोई बचाता है तो वो हिजबुल्लाह है। अब हिजबुल्लाह का देखिए, चर्चों से कोई लेन देन नहीं है। मुसलमानों का ईसाइयों से क्या लेन देन हो सकता है? लेकिन वही है कि भैया मानवता है, एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति सम्मान और जो इज्जत है वो वहां पर दिखाई देता है। और इसलिए लेबनान के अंदर जब इजराइल का हमला होता है तो हिजबुल्लाह जो है उनको बचाने का काम करता है। तो कुल मिलाकर के अभी जो है वो आप यूं कहिए कि एक शांति सन्नाटा दिखाई दे रहा है। अभी तूफान से पहले की शांति है, सन्नाटा है, यह बहुत भारी तूफान था, वो धीरे 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 थम रहा है और धीरे धीरे इस पर लगाम लगेगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जिस तरीके से 3 देशों की यात्रा रही है, इसके बाद में बहुत हद तक संभव ये है कि अब्बास अरागची वो इसी हफ्ते में, अगले 3-4 दिनों में हो सकता है चाइना चले जाए। और चाइना में जब वो जाएंगे, मुझे लगता है कि उसके बाद में तस्वीर साफ होगी। या बहुत हद तक संभव ये भी है कि ईरान के विदेश मंत्री के साथ में बैठ करके व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पर जुटे। अमेरिका की सारी नजरें, अमेरिका की सारी इंटेलिजेंस वो इस वक्त में चाइना में और रसिया के अंदर सुपर एक्टिव है। एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है, एक एक चीज पर बहुत बारीकी से काम हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ अपनी उस युद्ध जो हमला हुआ उसमें फंसे हुए हैं, और दूसरी तरफ अब कहीं ऐसा ना हो कि रसिया और चाइना वो कुछ बड़ी ताकत या बड़ा कुछ देने का ऐलान कर दें और उसके बाद में ईरान का हाथ जो है वो और अपर हैंड हो जाए और उसके बाद में अमेरिका की मुसीबतें और बढ़ जाएं। इंतज़ार जो है वो करना चाहिए कि कब किस तरीके से ये यात्रा पूरी होती है और उसके बाद में क्या कुछ संकेत निकल करके सामने आते हैं। पहले डायरेक्ट घोषणा नहीं होगी, और ना ही रसिया और ना ही चाइना वो घोषणा करेगा। जो कुछ होगा वो संकेतों के जरिए होगा, और संकेतों के जरिए हमें समझना पड़ेगा। तो बहरहाल इंतजार इसी बात का है कि अब्बास अरागची साहब वो जो व्लादिमीर पुतिन से जब बात करेंगे तो उसके बाद में वो क्या मैसेज देते हैं, उसके बाद में वो क्या बताते हैं, उस बात का इंतजार रहेगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके हमें आर्थिक तौर पर मदद भी जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।